Hello friend, today we will discuss Carnot theorem, a very important bit of second law of thermodynamics. Until in previous lecture we have seen Carnot cycle and limitation of Carnot cycle. आज हम देखेंगे Carnot theorem. So what Carnot theorem state? It states that all engines operating between a given constant temperature source and given constant temperature sink, then none has a higher efficiency than reversible engine. Clear? If what it mean, if there are number of engines, heat engines operating between same temperature limit, that is T1 and T2, then reversible engine will have maximum efficiency or higher efficiency than irreversible engine. ओके इसका कहना क्या है, अगर आपके पास मल्टीपल हीट इंजन है, आपके पास अगर मल्टीपल हीट इंजन है जो सेम टेम्परेचर लिमिट पे काम करे, मतलब दोनों का उसका सोर्स का टेम्परेचर सेम है और सिंक का टेम्परेचर भी सेम है, तो इन तीनों इंजन में से जो रिवर्सिबल इंजन रहेगा उसकी इफिशियंसी हायर रहेगी. ओके, मान लो अगर 3 नंबर का जो इंजन है वो रिवर्सिबल है, तो इस केस में जो 3 नंबर की इफिशियंसी है ये इन दो इंजन के इफिशियंसी से ज़्यादा होगी. मतलब इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, रिवर्सिबल इंजन हैज़ हायर इफिशियंसी दैन इरिवर्सिबल इंजन व्हेन दे आर वर्किंग इन सेम टेम्परेचर लिमिट. अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजन सेम टेम्परेचर लिमिट में वर्क कर रहे हो तो रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी ज़्यादा रहती है. मतलब कोई भी इंजन ऐसा नहीं है कि जिसकी इफिशियंसी रिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा रहेगी. ओके, अगर कोई रिवर्सिबल इंजन है तो उसकी इफिशियंसी मैक्सिमम कहाँ तक रह सकती है, जितनी इफिशियंसी रिवर्सिबल इंजन की है. ओके, तो कैरनॉट साइकिल एक तरह से हमें एक स्टैंडर्ड सेट करती है. मान लो कि हमारे पास इंजन है और हमें मालूम नहीं कि इंजन की इफिशियंसी कितनी रह सकती है. हमें मालूम है कि इंजन की इफिशियंसी 100% नहीं रह सकती अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ. तो मैक्सिमम कितनी इफिशियंसी हम इंजन की अचीव कर पाएंगे ये हमें बताएगा कैरनॉट साइकिल वाला इंजन. जो कैरनॉट इंजन है, जो कैरनॉट साइकिल पे वर्क करता है, वो रिवर्सिबल इंजन रहता है, उसकी इफिशियंसी मैक्सिमम रहेगी. मतलब उससे ज़्यादा, उस कैरनॉट इंजन से ज़्यादा इफिशियंसी किसी भी इंजन की रहेंगी नहीं रहेगी. इसका मतलब क्या है, हमें अब मालूम है कि हमारी इफिशियंसी कितनी रहेगी, जितनी कि कैरनॉट इंजन की इफिशियंसी रहेगी उतनी इफिशियंसी हम अटेंड कर सकते हैं. उससे ज़्यादा इफिशियंसी हमें मिलेगी नहीं. तो कैरनॉट साइकिल एक थ्योरेटिकल साइकिल है जिसे हम प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते. तो लेकिन उसका इम्पोर्टेंस क्या है कि वो हमें बताती है कि हम इरिवर्सिबल साइकिल की इफिशियंसी इम्प्रूव कर करके कितना कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? कैरनॉट साइकिल पे जो हीट इंजन वर्क करता है वो एक इफिशियंसी की वैल्यू सेट करेगा, उससे ज़्यादा इफिशियंसी किसी भी इंजन की नहीं रहेगी. इसका मतलब है कि मैक्सिमम कितनी इफिशियंसी रह सकती है तो हमें कैरनॉट इंजन बताएगा. ओके, तो अकॉर्डिंगली हम इरिवर्सिबल साइकिल में वो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए मॉडिफिकेशन करेंगे. तो हम उस मॉडिफिकेशन करके भी हम मैक्सिमम कितनी इफिशियंसी उस इरिवर्सिबल साइकिल की बढ़ा सकते हैं, कैरनॉट हीट इंजन की जितना. ओके, सो व्हाट कैरनॉट थ्योरम स्टेट, मैं फिर से अपने पॉइंट पे आता हूँ कि रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी सबसे ज़्यादा रहती है अगर सेम टेम्परेचर लिमिट में वो काम करता है. ओके, मान लो कि दो इंजन है, इंजन 1 इंजन 2 दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहे हैं और इंजन 2 सपोज रिवर्सिबल है और इंजन 1 सपोज इरिवर्सिबल है. तो इन दोनों केसेस में इंजन 2 की इफिशियंसी इंजन 1 से ज़्यादा रहेगी. ओके, मतलब इंजन 2 हमें बताएगा कि इस टेम्परेचर लिमिट में कितनी मैक्सिमम इफिशियंसी हमें मिल सकती है, तो हम इस इरिवर्सिबल इंजन को मॉडिफाई करके उसके पास तक ले जा सके. समझ में आ गया? अगर रिवर्सिबल इंजन का कंसेप्ट नहीं रहता, अगर कैरनॉट हीट इंजन का कंसेप्ट नहीं रहता, तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि इफिशियंसी हम कितना बढ़ा सकते. वो जो इफिशियंसी की अपर वैल्यू जो सेट करता है वो कैरनॉट हीट इंजन है.
मतलब वो हमें बताएगा कि इस टेम्परेचर लिमिट में हमें कितनी मैक्सिमम इफिशियंसी मिल सकती है। तो हम उस इरिवर्सिबल साइकिल को मॉडिफाई करके उस वैल्यू तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि जितनी भी वैल्यू ये कार्नोट इंजन सेट करेगा उससे ज़्यादा इफिशियंसी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफिशियंसी रिवर्सिबल हीट इंजन की ही है। रिवर्सिबल हीट इंजन से ज़्यादा इफिशियंसी किसी भी इंजन की नहीं रहेगी। आप उसको कितना भी रिवर्सिबल कर लो वो उसकी इफिशियंसी उतनी रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो अब हमें प्रूव करना है। इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है कि अगर सेम टेम्परेचर लिमिट में कोई 2-3 इंजन वर्क कर रहे हो तो या कितने भी इंजन वर्क कर रहे हो तो रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी हमेशा ज़्यादा रहेगी। इरिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी कभी भी रिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर हमने उसकी इरिवर्सिबिलिटी निकाल दी तो हम शायद उसे रिवर्सिबल तक ले जाए, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी इफिशियंसी नहीं रहती है। मतलब कोई भी इरिवर्सिबल इंजन है उसकी इफिशियंसी या तो रिवर्सिबल साइकिल जितनी रहेगी या कम रहेगी। समझ में आ गया? रिवर्सिबल साइकिल से ज़्यादा इफिशियंसी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अब हमें वो प्रूव करना है। तो समझो हमारे पास दो हीट इंजन है, हीट इंजन ए, हीट इंजन बी, दो जो सेम टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहे हैं। देखो इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। अब अकॉर्डिंग टू दिस कार्नोट थ्योरम ये ए और बी में से जो रिवर्सिबल रहेगा उसकी इफिशियंसी ज़्यादा रहेगी। ओके, अब इफिशियंसी ज़्यादा मतलब क्या है? मैं ये पूरा आपको क्लियर करता हूँ। ये जो इंजन ए और इंजन बी है वो हीट इंजन है जो कांस्टेंट टेम्परेचर T1 से हीट लेते हैं और T2 को हीट सप्लाई रिजेक्ट करते हैं। तो हमने इन दोनों इंजन को सेम अमाउंट की हीट सप्लाई की Q1 तो अब जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा रहेगी वो ज़्यादा वर्क डन करेगा। अगर बी की इफिशियंसी ज़्यादा है तो बी जो वर्क डन प्रोड्यूस करेगा वो ए से ज़्यादा रहेगा। ओके, मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा है उसका वर्क डन ज़्यादा है, या जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा है वो कम हीट रिजेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? अगर बी की इफिशियंसी ज़्यादा है तो वो कम हीट रिजेक्ट करेगा, अगर ए की इफिशियंसी कम है तो वो ज़्यादा हीट रिजेक्ट करेगा। इसका एग्जांपल दूँ तो समझो हमने 100 किलो जूल हीट दोनों इंजन को सप्लाई की। अब इस रिवर्सिबल की इफिशियंसी 50% है और इरिवर्सिबल की 40% है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी 100 किलो जूल हीट आ रही है उसमें 50 किलो जूल का वर्क प्रोड्यूस हो रहा है और बची 50 किलो जूल रिजेक्ट हो रही है। अब ए की इफिशियंसी 40% है, इसका मतलब क्या है? 100 किलो जूल हमने हीट भेजी तो उसने 40 किलो जूल वर्क प्रोड्यूस किया और 60 किलो जूल हीट रिजेक्ट किया। समझ में आ रहा है? 60 किलो जूल ये हीट रिजेक्ट कर रहा है और 50 किलो जूल ये हीट रिजेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा उसका वर्क ज़्यादा और उसका हीट रिजेक्शन कम। क्लियर? ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, अब हम आगे देखेंगे। हमने क्या अज्यूम किया कि जो हीट इंजन बी है वो रिवर्सिबल है। हीट इंजन बी रिवर्सिबल, हीट इंजन ए इरिवर्सिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्क प्रोड्यूस्ड बाय बी इज ग्रेटर देन वर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए। क्लियर? हीट इंजन भी जो भी वर्क प्रोड्यूस करेगा वो ए के वर्क डन से ज़्यादा रहेगा। और दूसरा, इन अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं? सपोज पहले इंजन का हीट रिजेक्शन 2A तो हीट रिजेक्टेड बाय इरिवर्सिबल इंजन इज मोर देन हीट हीट रिजेक्टेड बाय इंजन बी। मतलब इंजन बी रिवर्सिबल होने की वजह से कम हीट, हायर एफिशिएंसी होने की वजह से कम हीट रिजेक्ट करेगा और इंजन ए ज़्यादा हीट रिजेक्ट करेगा क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम है। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब देखो रिवर्सिबल मतलब क्या? हम जिसे रिवर्सिबल कर सकते हैं, बराबर। तो अब हम क्या करेंगे? इस जो रिवर्सिबल हीट इंजन उसको रिवर्स करेंगे। करना मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। देखो पहले हमने उसकी पहले क्या था? वो हीट इंजन था, मतलब वो हीट ले रहा था Q1 और Q2 भी हीट रिजेक्ट कर रहा था और W वर्क प्रोड्यूस कर रहा था। अब हम इसे रिवर्स करने वाले मतलब उसका डायरेक्शन चेंज करने वाले। तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी Q1 की, ये Q नीचे आ रहा था अब Q ऊपर जा रहा है। ओके, ये Q
ये Q2 भी नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ पर, और वर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो वर्क ले रहा है। तो अगर हमने हीट इंजन को, रिवर्सिबल हीट इंजन को रिवर्स कर दिया तो हमें रेफ्रिजरेटर मिलेगा। समझ में आ गया? रिवर्स्ड हीट इंजन कैन बी कंसिडर एज रेफ्रिजरेटर। समझ में आ गया? तो हमने रिवर्सिबल इंजन को रिवर्स कर दिया तो हमें एक रेफ्रिजरेटर मिला जो क्या कर रहा है, सिंक से Q2 भी हीट निकाल रहा है और Q1 हीट सोर्स को सप्लाई कर रहा है, और उसे जो वर्क लगना है वो कौन दे रहा है? हीट इंजन ए। ओके। अब देखो दूसरी बात, जो हम हीट सप्लाई दोनों को हमने सेम कंसिडर किया था, मतलब अब देखो Q1 सोर्स के अंदर जा रहा है और Q1 ही बाहर आ रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? तो सोर्स के बजाय हमने इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। Q1 हमने सोर्स को भेजा और बदले में सोर्स से Q1 निकाल लिया, कुछ फर्क पड़ रहा है? इसका मतलब हमने क्या किया, उस हीट को सोर्स के बजाय डायरेक्ट इंजन को दे दिया। ओके। और अब हमने इसको रिवर्स कर दिया है, तो डब्ल्यू बी इज़ मोर देन डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी इतना वर्क हमें मिल रहा है जो बचा हुआ है। क्यू ए हीट दे देगा, क्यू ए नहीं, हीट इंजन ए डब्ल्यू ए वर्क प्रोड्यूस करेगा, जिसमें से डब्ल्यू बी रेफ्रिजरेशन के लिए खर्च होगा, बचा हुआ कितना? डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। ये वर्क हमें मिल रहा है, नेट वर्क डन, वो हम दूसरी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी Q1 ये रेफ्रिजरेटर रिजेक्ट कर रहा है वो फिर से हीट इंजन को मिल रहा है। ओके। मतलब इस डायग्राम को ठीक से देखिए, अब मैं एक नई डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये देखो, यहाँ से Q2B हीट बाहर निकाली और Q2A हीट अंदर भेजी, तो इन शॉर्ट कितनी हीट वो बाहर ले रहा है? Q2A माइनस Q2B बराबर Q2B भेजा और Q2B निकाल लिया। तो ये एक कंबाइनली ये दोनों एक हीट इंजन का काम कर रहे हैं, जो कितनी हीट ले रहे हैं इसको मैं इधर लिखता हूँ, कितनी हीट ले रहे हैं? Q2A माइनस Q2B बराबर। समझ में आ रहा है? देखो Q2B अंदर जा रहा है, Q2A बाहर आ रहा है, Q2A अंदर जा रहा है, Q2B बाहर आ रहा है, तो रिजल्टन हम कितनी हीट वहाँ से ले रहे हैं? Q2A माइनस Q2B। ओके। और नेट वर्क डन हमें कितना मिल रहा है? ये देखो, ये वाला इतना वर्क डन हमें मिल रहा है, मतलब WA माइनस WB। क्लियर? और ठीक से निकलता हूँ, Q2A माइनस Q2B हीट यहाँ से निकाल रहे हैं और बदले में उसका पूरा का पूरा हम वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, WA माइनस WB। ओके। अब देखो, ये हीट इंजन है जिसने एक ही रिजर्वायर से हीट ली और पूरी की पूरी कन्वर्ट कर दी, वो कुछ भी हीट दूसरे रिजर्वायर को नहीं भेज रहा है। ओके। मतलब ये क्या है? वायोलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है कि पूरी की पूरी हीट आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या हीट इंजन कैन नॉट इंटरैक्ट विथ सिंगल हीट रिजर्वायर। कैन नॉट इंटरैक्ट विथ मतलब उसका इंटरैक्शन दो हीट रिजर्वायर से होगा, एक सोर्स से एक सिंक से, मतलब एक से वो हीट लेगा, दूसरे को हीट रिजेक्ट करेगा और मीनवाइल वर्क भी प्रोड्यूस करेगा। मतलब वो कभी भी एक ही हीट रिजर्वायर से, एक ही थर्मल रिजर्वायर से सॉरी, इंटरेक्शन नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कंबाइनली वो एक हीट इंजन बन गया है जो एक ही हीट रिजर्वायर से इंटरेक्शन कर रहा है। दिस इज वायोलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये क्यों हो गया? क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी कम है इरिवर्सिबल से। बराबर? क्लियर? हमने क्या अज्यूम किया? इरिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा है रिवर्सिबल हीट इंजन से, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है? रिवर्सिबल की एफिशिएंसी हमें प्रूव करना है, ये रिवर्सिबल की एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल। लेकिन ये प्रूव करने के लिए हमने क्या अज्यूम किया कि इसकी एफिशिएंसी कम है, इरिवर्सिबल की ज़्यादा है, मतलब WA जो वर्क प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा होगा WB से, ये हमने अज्यूम किया। तो वो अज्यूम करने के बाद हमें नेट वर्क डन मिला
डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। ओके, क्लियर। हमने अज्यूम किया था ये इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, तो बदले में हमें ये डायग्राम मिली। मतलब हमारा जो अजम्पशन है वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है। इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो गलत है। रिवर्सिबल की इफिशियंसी ही इरिवर्सिबल ज़्यादा है, तभी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेट नहीं होगा। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इरिवर्सिबल इंजन व्हेन वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। क्लियर। आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। What is Carnot theorem? Carnot theorem says that efficiency of reversible engine is always higher than efficiency of any other engine working between same temperature limit. तो हमने यहाँ पर दो हीट इंजन कंसिडर किए, हीट इंजन है, हीट इंजन बी। हीट इंजन बी रिवर्सिबल है, हीट इंजन है इरिवर्सिबल है। तो हमने क्या अज्यूम किया यहाँ पर कि इरिवर्सिबल की इफिशियंसी ज़्यादा है रिवर्सिबल से, हमने उल्टा अज्यूम किया। अब इरिवर्सिबल की ज़्यादा है मतलब डब्ल्यू ए बड़ा होगा डब्ल्यू बी से। हमने अज्यूम किया है कि रिवर्सिबल की इफिशियंसी ज़्यादा है तो उसका वर्क डन भी ज़्यादा होगा। तो और हमने जो रिवर्सिबल इंजन है बी उसको उल्टा कर दिया, रेफ्रिजरेटर बन गया। यहाँ पर देखो रेफ्रिजरेटर बन गया। रेफ्रिजरेटर बनाने के बाद इसको जो भी डब्ल्यू बी लग रहा है वो डब्ल्यू ए से मिलेगा। अब डब्ल्यू ए तो ज़्यादा हो गया क्योंकि हमने इरिवर्सिबल की इफिशियंसी ज़्यादा कंसिडर की है, तो डब्ल्यू बी की वैल्यू कम है। तो ये जो डब्ल्यू ए जब इंजन बी को वर्क वर्क भेजेगा तो डब्ल्यू बी वर्क लगेगा, तो बचा हुआ कहा जाएगा डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू ए। वो नेट वर्क वो हमें मिलेगा जो हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो डब्ल्यू ए ज़्यादा है डब्ल्यू बी से, तो बचा हुआ डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। तो ओवरऑल ये क्या बनता है, एक हीट इंजन जो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी वर्क प्रोड्यूस करता है और हीट लेता है क्यू टू ए माइनस क्यू टू बी। ये वायोलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। मतलब हमारा अजम्पशन गलत है क्योंकि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट तो सही है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो अजम्पशन था कि इरिवर्सिबल की इफिशियंसी रिवर्सिबल से ज़्यादा रहती है, ये गलत है। तो सही क्या है, इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, दोनों ने सेम टेम्परेचर लिमिट में काम करना। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये जो हमने अज्यूम किया था वो फॉल्स प्रूव हो गया। ओके, समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल था, आप एक बार ठीक से पढ़ोगे तो आएगा। नाउ इससे हम और दो चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं ये कैरनॉट थ्योरम से। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोरोलरी ऑफ कैरनॉट थ्योरम। मतलब कैरनॉट थ्योरम के और दो कंक्लूजन कि इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट इज सेम। अभी हमने क्या कहा था, अगर सेम टेम्परेचर लिमिट में कितने भी इंजन आप लगाओ तो उसमें से रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी ज़्यादा रहेगी सबसे। लेकिन अगर ये सेम टेम्परेचर लिमिट में हमने कितने भी रिवर्सिबल इंजन लगाए तो उनकी इफिशियंसी सेम रहेगी, क्योंकि रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी ही मैक्सिमम रहती है। आप उसको कितना भी मतलब रिवर्सिबल तो एक ही रहेगा, मतलब आप ये रिवर्सिबल को कितना भी रिवर्सिबल बना दो उसकी इफिशियंसी रिवर्सिबल इंजन की जितनी रहेगी। मतलब आप कितने भी रिवर्सिबल इंजन एक लाइन में लगाओ उनकी इफिशियंसी आपको सेम ही मिलेगी जब वो सेम टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं होगा कि आपने दो रिवर्सिबल इंजन लगाए और एक रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी दूसरे रिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा मिली हो। ओके, इसको भी आप वैसे ही प्रूव कर सकते हैं। आप अज्यूम करो कि एक रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी दूसरे से कम है, आपको वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेट होता नज़र होता आएगा। आपको वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायोलेट होता नजर आएगा। ओके, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें ये बात फिक्स मालूम है कि रिवर्सिबल इंजन हैज़ हायर इफिशियंसी दैन एनी अदर इंजन। तो या तो कोई इंजन की इफिशियंसी रिवर्सिबल जितनी रहेगी या कम रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप कितने भी रिवर्सिबल इंजन एक लाइन में लगा दो सेम टेम्परेचर लिमिट में, उनकी इफिशियंसी आपको सेम ही मिलेगी। ओके, और दूसरा कंक्लूजन क्या है कि efficiency of reversible engine is not depend on working fluid, it is only depend on temperature of source and temperature of sink। मतलब रिवर्सिबल इंजन की जो भी इफिशियंसी है वो कब वेरी होंगी, जब उसके टेम्परेचर लिमिट्स वेरी होंगे।
अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम निकालता हूँ। मतलब ये अपना हीट इंजन है, Q1 Q2 T1 T2। हमने कैरनोट थ्योरम में भी देखा था, जो कैरनोट की इफिशियंसी थी वो T1 T2 में थी। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो हीट इंजन है उसकी इफिशियंसी सिर्फ सोर्स के टेम्परेचर और सिंक के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। उसका कुछ लेना देना नहीं कि आप कौन सा वर्किंग मीडियम यूज़ करते हो या कितना वर्क प्रोड्यूस करते हो। जैसे T1 T2 चेंज होगा वैसे उसकी इफिशियंसी चेंज होगी। तो उसकी इफिशियंसी वर्किंग फ्लूइड के ऊपर डिपेंड नहीं है। वर्किंग फ्लूइड मतलब अगर हम थर्मल पावर प्लांट लेते हैं तो हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, फिर स्टीम को फिर से वाटर में कन्वर्ट करके साइकिल पूरा करते हैं। तो वाटर क्या हुआ, वर्किंग फ्लूइड। तो अगर वो क्या थर्मल पावर प्लांट कैरनोट साइकिल पे वर्क करता है तो वो वाटर के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। वो कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहा कि बॉयलर के टेम्परेचर कितना है और कंडेंसर का टेम्परेचर कितना है। ये दोनों चीज़ें उसकी इफिशियंसी को वैरी करेंगे। तो अब हम देखेंगे इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। दिस इज हीट सप्लाई इज Q1, हीट रिजेक्टेड इज Q2 एंड W T1 T2। जनरली हम इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन हीट सप्लाइड Q1। तो वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और हमें कैरनोट की इफिशियंसी मालूम है T1 माइनस T2 अपॉन T1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें सिर्फ टेम्परेचर मालूम है किसी रिवर्सिबल इंजन का तो उसकी इफिशियंसी हम निकाल सकते। ये फॉर्मूला सिर्फ रिवर्सिबल के लिए है। मतलब रिवर्सिबल इंजन की ही इफिशियंसी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहती है, इरिवर्सिबल की नहीं। आप ये टेम्परेचर का फॉर्मूला इरिवर्सिबल इंजन को अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्लियर, ये बात समझ में लो। ये इफिशियंसी सिर्फ रिवर्सिबल की। तो इससे हमें क्या मिला देखो, उसको इफिशियंसी को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। डिनोमीटर सेपरेट किया, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या दूसरे इसमें लिखा T1 माइनस T2 अपॉन T1। डिनोमीटर सेपरेट किया, 1 माइनस T2 अपॉन T1। मतलब Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। ये बात समझ लो। अगर रिवर्सिबल है तो ये दोनों का रेशो सेम रहेगा, इरिवर्सिबल है तो नहीं रहेगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, Q2 बाई Q1 इक्वल्स टू T2 बाई T1 रिवर्सिबल के लिए। ये रिवर्सिबल के लिए ये सेम नहीं रहता है। समझ में आ गया। सिमिलरली वैसे ही हम रेफ्रिजरेटर की भी COP निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ओके, तो आज हमने देखा कैरनोट थ्योरम। मैं आज कंक्लूड करता हूँ। कैरनोट थ्योरम क्या कहता है, कैरनोट थ्योरम स्टेट दैट all engine operating between same temperature limit, then reversible engine has higher efficiency than irreversible or any other engine। ओके, इसके हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सेम टेम्परेचर लिमिट में जितने भी रिवर्सिबल इंजन वर्क कर रहे हैं उनकी इफिशियंसी सेम रहेगी, और रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी वर्किंग फ्लूइड के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, वो डिपेंड करेगी सिर्फ सोर्स और सिंक के टेम्परेचर। तो ये दो तीन चीज़ें याद ध्यान में रखिए। आप एक बार इस बुक के थ्रू जाइए, आपको और समझ में आएगा। थैंक यू।